नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आपका एग्जाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे मैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए आपका सिलेबस अच्छे से कवर करा रहा हूँ, जिसके लिए पहले मैंने आपका इकोनॉमिक्स या फिर अर्थव्यवस्था के 2 लेक्चर लिए हैं। उसके बाद हमने पॉलिटी की मैराथन आपकी कंप्लीट करी है और ये आज आपकी तीसरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट मिलाकर। तो ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इसी के साथ साथ मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि आपकी जो ये 10 क्वेश्चन है ये फुली आपके श्योर हो जाएं, इसमें आपकी गलती कोई भी ना हो। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो टर्म्स होते हैं वो कई बार खेल करते हैं और वहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैंने डिज़ाइन किया है आपके ब्यूटीफुल नोट्स के डायग्राम के साथ डिज़ाइन किया, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और लंबे समय तक ये आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपसे जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ये आपसे शब्दावली पूछता है, महत्वपूर्ण जो आपकी अवधारणाएं हैं इसके बारे में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन गारंटी इससे बनता है। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं आपके, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, फिर उसको डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। आपको जो जानने हैं, ये आपको जानना है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण क्या होता है, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, इकोसिस्टम क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर पारितंत्र क्या होता है। साथ ही साथ आपके जो बायोम्स हैं, ठीक है, जैव प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नीश के बारे में पता होना चाहिए, पर्यावरण क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। अब ये टर्म हर आपके एग्जाम में जहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूछी जाती है, ये टर्म्स गारंटी है इन 5-6 में से एक टर्म आपका आना ही आना है। लिख के रख लीजिए, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। तो यहाँ पर तो स्पेशली आपका मेंशन कर रखा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो ये टर्म समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसे हम लोग डायग्राम की हेल्प से आपको आसानी से समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम, थोड़ा दिमाग से देखिएगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है आम भाषा में समझिए। पर्यावरण जो भी आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत में हो, चाहे उसमें जान हो, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, जिसको इंग्लिश में आपके बायोटिक कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, ए बायोटिक। चाहे वो आपका जीवित घटक हो या फिर अजीवित घटक हो, दोनों प्रकार के जो भी चीज़ अपने आसपास आप देखते हैं, पहाड़, नदी, झरना और ये भी जो आपकी हवा, ठीक है, साथ ही साथ ज़मीन, उसके साथ जितने भी आपके जानवर, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये सब आपका किसके अंडर में आता है, ये सभी के सब आपके पर्यावरण के अंडर में आता है, इन्वायरमेंट के अंडर में आता है। जैसे ये डायग्राम है, इसमें आप देख लीजिए जो भी आप देख पा रहे हैं, जैसे हवा, ये पहाड़, ये पेड़, पानी, ज़मीन, सनलाइट, सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, जितने जीवित आपके प्राणी हैं या फिर जितने भी आपके नॉन लिविंग क्रिएचर है, जैसे कि आपका वाटर, लैंड, सब कुछ आपके पर्यावरण के क्षेत्र में आता है। तो होपफुली आपको पर्यावरण की डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी। अब समझिए कि आपका इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम या फिर आपका पारितंत्र क्या होता है ये समझिए, उसके बाद इकोलॉजी आपको समझाऊंगा। तो आपका इकोसिस्टम होता है आपका अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है। वो आपका वातावरण जहाँ पर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आपके जानवर हैं, ये एक दूसरे के प्रति निर्भरता बनाते हैं कि हाँ जी, जैसे कि ये डियर है, ठीक है, और साथ में ये पंछी हैं, ये लोग आपस में अपने खाने के लिए कुछ हद तक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और साथ ही साथ जो ये निर्भरता अपने किस पे, नॉन लिविंग क्रिएचर्स, माने कि जो ज़मीन, पेड़ पौधे, इन पे निर्भरता दिखाते हैं, इनके बीच में जो आपस में संबंध होता है, ये आपका इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है पारितंत्र जीवों और उनके पर्यावरण की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, ठीक है। इकोसिस्टम एक तरीके से आपका संबंध दिखा रहा है किसमें, आपका एक कम्युनिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे कि आपका जो हिरण है, हिरण आपका घास के लिए किस पे, नॉन लिविंग या फिर आपका घास पे डिपेंड करता है, ज़मीन पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये आपका इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए लिविंग क्रिएचर ये है, ए लिविंग या फिर ए बायोटिक आपके, जैसे कि पानी हो गया, ज़मीन हो गया, तो ये आपका इकोसिस्टम कहलाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर निर्भरता क्रिएट करते हैं। ये आपका इकोसिस्टम है। ये इन्वायरमेंट था जो भी आसपास आप देखते हैं। अब आगे चलते हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, जो कि आपके सिंपल आपकी जो सिलेबस में दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है कि इसका मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर डायग्राम समझाऊंगा आपको। इकोलॉजी क्या होता है? जीवों के बीच तथा उनके जैविक और अजैविक पर्यावरण के बीच पारंपरिक क्रियाओं का अध्ययन। क्या होता है इकोलॉजी? इकोलॉजी आपकी एक प्रकार से साइंस होती है, एक सब साइंस का एक ब्रांच होता है या फिर साइंस का एक सब्जेक्ट होता है आपका, जिसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जीवित आपके जो प्राणी हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर आपके जो अजीवित प्राणी हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में जो मिलाव होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसका जो शोध कार्य होता है, ये आपकी इकोलॉजी कहलाती है। देखिए लॉजी लिखा हुआ है ना, जैसे आपका एक होता है सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजिकल के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही आपका होता है जियोलॉजी, ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी, जिसमें हम सोशल या फिर सामाजिक के बारे में पढ़ते हैं, उसमें सोशियोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से इकोलॉजी माने कि जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसके आसपास के बाद संबंध के बारे में पढ़ते हैं नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको आपके इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है या फिर आपके पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। तो होपफुली आपको ये भी समझ आएगा। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इन्वायरमेंट पढ़ लिया है, इकोसिस्टम पढ़ लिया है क्या होता है, और इकोलॉजी पढ़ लिया है। इकोलॉजी क्या होती है, ये याद रखना है कि ये एक स्टडी होती है, ये एक आप कहिए शोध कार्य करने का तरीका होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं आपके जीवित और अजीवित जितने भी आपके आसपास आप देख पा रहे हैं क्रिएचर्स, उनके बारे में। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ऑर्गेनिज्म आपके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन आपका होता है किससे? देखिए यहाँ पर फूल पे आपके भौरा निर्भर करता है, ठीक है, तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, आपको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब चौथी चीज़ जो आपको समझनी है वो समझनी है इसमें आपके इकोटोन कि इकोटोन आपका क्या होता है, ये समझना है। आम भाषा में समझिए, इकोटोन को हिंदी में पहली बार कहते हैं पर्यावरण क्षेत्र। पूछा जाता है कि आखिर ये होता क्या है, तो इकोटोन आपका एक ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन जहाँ पर आपके 2 डिफरेंट आपके वातावरण मिल रहे हों, 2 डिफरेंट वातावरण मिल रहे हों। जैसे कि आपका एक पेड़ पौधों का वातावरण होता है जंगल, और दूसरा आपका होता है घास के मैदान होते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर घास वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो वो बीच का क्षेत्र जो इन दोनों को मिलाने में मदद करता है, जैसे कि यहाँ पर आप पेड़ और घास दोनों चीज़ें देख सकते हैं, तो इसे आपको इकोटोन कहते हैं या फिर पर्यावरण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर आपके जैविक विविधता बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, हद से ज़्यादा होते हैं। तो इकोटोन आपका बायोडाइवर्सिटी रिच जोन माना जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं इनकी भरमार होती है हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपके इकोटोन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आपके फॉरेस्ट और ग्रासलैंड भी मिल रहे हैं। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल और हो सकता है जहाँ पर आपका फॉरेस्ट मिल रहा हो और यहाँ ग्रासलैंड की जगह वो समुद्र हो सकता है, तो जो बीच होता है, जो समुद्र के बीचेस होते हैं, वो भी आपके इकोटोन का या फिर आपके पर्यावरण क्षेत्र का एग्जाम्पल होते हैं। तो होपफुली आपको इकोटोन भी समझ आएगा। इकोटोन नाम से भी आप याद रखिएगा। एग्जामिनर कई बार क्या कहता है कि पर्यावरण क्षेत्र ना कह के आपको इकोटोन टर्म देके आपसे पूछ लेगा ये होता क्या है। तो दोनों टर्म आपको याद करना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यही खासियत है कि आपको इंग्लिश का टर्म भी आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, जब ये हो गया, 5वीं चीज़ मैंने आपको कहा है जो आपको याद रखना है, बायोम। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है बायोम के बारे में। बायोम का मतलब होता है जैव प्रदेश। पहले डेफिनेशन पढ़िए फिर आसानी समझाता हूँ। लिखा हुआ है बड़े भौगोलिक क्षेत्र जिनकी जलवायु, वनस्पति और जीव विविधता विशिष्ट होती है। ठीक है, जिनकी जैव विविधता आपकी विशिष्ट होती है, मतलब उनका वातावरण पूरी तरीके से आपका यूनिक होता है। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र का वातावरण, वहाँ के जानवर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना बिल्कुल यूनिक होता है। ये हम लोग आपके पर्यावरण के संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल यूनिक होता है, मतलब बिल्कुल आपका भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है, पृथक होता है दूसरे किसी वातावरण से। उसे आपको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, हिंदी में उसे जैव प्रदेश कहते हैं। अब देखिए डायग्राम में कैसे, जैसे आपका मरीन का क्षेत्र है, मरीन का मतलब है कि समुद्र के नीचे का क्षेत्र है, यहाँ का वातावरण अलग होता है। यहाँ पर आपके पानी पाया जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, मतलब पानी में घुले आपके ऑक्सीजन होती है। साथ में मछलियाँ जो आपकी होती हैं ये आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन पे, और जो सी के अंदर और ज़्यादा आपके जो क्रिएचर्स होते हैं उन पे खाने पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इसका वातावरण डिफरेंट है डेजर्ट के वातावरण से। डेजर्ट में क्या होता है, सूखी ज़मीन होती है, पेड़ पौधे होते नहीं हैं, कटीले आपके झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पर के जानवर होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब कि आपके रात को निकलते हैं और दिन में वो लोग ज़्यादातर सोते हैं, ठीक है, तो उन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कोई समानता नहीं है। तो इसी को आपके बायोम कहते हैं, लिखा है ना, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब बड़ा वातावरण क्षेत्र आपका, विद सिमिलर क्लाइमेट, जहाँ पर आपके वातावरण बिल्कुल एक जैसा हो, एक पर्टिकुलर एरिया का वातावरण बिल्कुल सेम हो, लंबे जियोग्राफिकल एरिया का, जहाँ पर आपके वेजिटेशन या फिर पेड़ पौधे एक समान हो, और जहाँ पर एनिमल लाइफ या फिर जानवरों की जीवन आपका एक समान हो, वो पर्टिकुलर आपका बायोम होता है। जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपके बायोम दे रखे हैं, जैसे घास का मैदान भी अलग सा बायोम होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे तुंद्रा प्रकार के जो आपके वन होते हैं वो भी अलग आपका ये होता है, बायोम होता है। डेजर्ट और मरीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या हो गया, जैव प्रदेश के बारे में पता चल गया। ये चार चीज़ें आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गई होंगी, तो इसे याद भी रखिएगा। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इकोटोन, बायोम, पांचों के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ गया होगा। अब जो छठी चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है, क्या समझनी है, नीश के बारे में, कि एक नीश क्या होता है। अब नीश को आपको नीश के नाम से ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़िए, किसी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका और स्थिति जो पर्यावरणीय स्थितियों व पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है, इसे नीश कहते हैं। अब ये डेफिनेशन पढ़ के कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीश होता क्या है। नीश का मतलब उनके दिमाग में क्लियर नहीं होता है। तो नीश का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जीव, मान के चलिए हम दो पक्षी की बात करते हैं, ठीक है, एक पक्षी है आपकी सनबर्ड और दूसरा आपका वुड पेकर होता है जो कि आपके लकड़ी में छेद करता है, वो वाला, ठीक। इन दो पक्षियों की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, ये दोनों जीव आपके अलग अलग हैं, दोनों जीव आपके अलग अलग हैं, और इनके कार्य और इनकी भूमिका पर्यावरण के संदर्भ में दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का, मतलब हर एक प्रजाति के जैसे जानवर है, जैसे कि आपके मान के चलिए जैसे सनबर्ड है, तो जितनी भी सनबर्ड होगी उनकी एक प्रजाति है, उनका आपका इन्वायरमेंट या फिर वातावरण, कार्य करने का तरीका और उनकी जो भूमिका वातावरण के प्रति, ये दोनों भिन्न होती है, हमेशा अलग होती है। हर एक जीव का आपका एक यूनिक वातावरण या फिर यूनिक नीश होता है, इसको इसी नाम से जानिएगा, नीश के नाम से, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं सनबर्ड और वुडपेकर का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई सनबर्ड आपका क्या करता है, फूलों का जो आपका रस होता है, जिसका मधु होता है, इसको पीने का काम करता है, ये आपका सनबर्ड करता है। अच्छा, दूसरी बात है जो आपका वुडपेकर नाम की जो आपकी पक्षी होती है, ये आपकी कीड़ों को पेड़ों की छाल से निकालता है और उन्हें खा जाता है, ठीक है। इनका खाना खाने का तरीका ये होता है, देखिए दोनों भिन्न है ना। अब फूलों का परागण करता है ये आपका कौन सा, सनबर्ड, मतलब यहाँ से लेके दूसरे जो फूल पे बैठेगा तो वहाँ पर आपका क्या करेगा, ये कुछ चीज़ें आपका कुछ केमिकल छोड़ता है, जिसकी वजह से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है। अच्छा जी, पेड़ों में छेद करके भोजन खोजता है, ये इसका काम होता है आपके वुडपेकर का। दोनों का काम अलग अलग है। पेड़ों और बगीचों में रहता है ये आपके सनबर्ड, और ये आपके घने जंगलों में रहता है। तो देख रहे हैं ना कि हर एक जो आपका पक्षी है या फिर जानवर है, सबका आपका क्या है कि नीश अलग अलग है। तो नीश यही कहलाता है कि नीश की एक जो आपका जीव होता है, उसका आवास और उसकी जिम्मेदारी या फिर उसके कार्य और भूमिका पर्यावरण के प्रति हमेशा भिन्न होती है। सब एक जानवरों का या फिर सब एक पक्षियों का, हर एक जीव का वातावरण या फिर नीश आपका अलग अलग होता है। तो नीश इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो नीश याद करने का तरीका ये है आपका, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें थी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता ही आता है। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल लिखा हुआ है कि आपका क्या होता है, एक जो आपका ये होता है
कोई भी मान के चलिए घास के मैदान है, घास के मैदान की निर्भरता आपको किस पे, हिरन को होती है। हिरन की जो आपको निर्भरता होती है ये आपको किसको होती है, बाघों को होती है। और तो इस तरीके से जो ऊपर की ओर आपका बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये आपका कहलाता है फूड चेन। क्या कहलाता है, फूड चेन या फिर खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला से आप जब समझेंगे तभी आपको ट्रॉपिक लेवल समझ आएगा। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल में आपके कुछ होते हैं उत्पादक करने वाले होते हैं और कुछ आपके होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक करने का जैसे कि आपका क्या क्या सोर्स होता है, सूर्य के प्रकाश से, ऊर्जा से आपका पौधे जो होते हैं वो उगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उपभोक्ता आप क्या होते हैं, जैसे कि आपके दूसरे आपके जो जानवर होते हैं, जैसे कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी, दोनों आपके इन पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, दोनों आपके इन पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो इसका अपघटक क्या होता है कि जैविक पदार्थ का विघटन इसमें आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका पोषण स्तर या फिर ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। इसमें ट्रॉपिक लेवल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से न्यूट्रिशन दूसरे आपके जो आपका लेवल है उसमें न्यूट्रिशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपका ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ठीक है जी, फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल हमने समझ लिया। और फूड वेब आपका होता है, खाद का जो जाल होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका किसी पे भी निर्भर कर सकता है। इसमें एक पर्टिकुलर चेन नहीं बनती है कि घास पे आपके हिरन निर्भर है, हिरन आपका किस पे निर्भर है, हिरन पे निर्भरता है बाघ के ऊपर। ठीक है, मतलब बाघ हिरन पे निर्भर है, तो ये फूड चेन होता है। और फूड वेब में क्या होता है कि आपका जो बाघ होता है ये आपके किस पे, पानी पे भी निर्भर होता है और साथ ही साथ आपके हिरन को भी खाता है। साथ ही साथ क्या होता है, तो ये दो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर मिक्स ऑफ आपका फूड पाने का तरीका जहाँ पर हो जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवर अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ये आपका खाद्य जाल या फिर फूड वेब कहलाता है। याद रखिएगा, ये टर्म आपको जो बता रहा हूँ इनमें से एक टर्म आपके एग्जाम में आएगा जरूर, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर दो चीज़ें होती हैं, बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन, और दूसरा आपका होता है बायो मैग्निफिकेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैव संचयन कहलाते हैं, जैव आवर्धन कहलाते हैं आपके बायो मैग्निफिकेशन का। अब इनका मतलब समझ लीजिए। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, मतलब कि मान के चलिए कोई केमिकल है जो किसी जीव के शरीर में चला गया है। आजकल केमिकल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होता रहेगा और ये उसी आपके जो क्या बोलते हैं, जो आपके जानवर है या फिर उसके शरीर में आपके क्या होता है, पदार्थ का संचयन आपका होता रहता है, मतलब ये इकट्ठा रहता है हमेशा। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होता, तो इसे आपको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन या फिर जैव संचयन। ठीक है, अब आपका बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन में आपका 10% रूल काम करता है। 10% रूल आपका काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो आपकी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, मतलब कि अगर आपका जो आपका हिरन होता है, हिरन जो आपका क्या बोलते हैं, हिरन को आपका क्या होता है, बाघ खाता है, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हमेशा 10% होता है। टोटल का 10% एनर्जी इसमें आपका ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपकी, जैसे कि मान के चलिए कि आपका घास था, घास में एक तरीके से केमिकल आपका पड़ा हुआ है, तो इस घास को जब आपका हिरन खाएगा तो इस केमिकल जो आपका था, इसकी जो इसमें मात्रा थी, ये आपके जो हिरन में जब जाएगा तो ये केमिकल की मात्रा और मैग्नीफाई हो जाएगी, मतलब और बढ़ जाएगी। उसके बाद जब इस हिरन को आपके बाघ खाता है तो उस बाघ में आपका क्या होगा, जो रिजल्टेड आपका ये है, क्या बोलते हैं, तो बाघ में आपका क्या होगा, तो बाघों में आपका क्या होगा कि आपके वही चीज़ जो आपका केमिकल है वो और ज़्यादा मैग्नीफाई करके या फिर और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपके नज़र आएगा। ठीक है, तो यही बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है और ये आपके पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसीलिए केमिकल का रिसाव बहुत कम करना चाहिए पानी में। जैसे कि फैक्ट्री छोड़ देती है ना आपके केमिकल को, बिना ट्रीट किए आपको वही पानी छोड़ देती है नदियों में,
फिर नदियों के में जो मछलियाँ खाती हैं, फिर वो आगे चल के अगर वो कोई और खाएगा तो उनके अंदर भी वो आपका क्या होगा, बढ़ चढ़ के आपके नज़र आएंगे केमिकल्स। तो इसीलिए आपको पर्यावरण को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये आपके बायो मैग्नीफिकेशन कहलाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, इसके बाद आपका जैविक अंतःक्रिया समझिएगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से भी एक आता है अलग से। अब जितने भी आपके टर्म हो गए हैं ये तो आते ही हैं, पर इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जैविक अंतःक्रियाएं भी आपको समझनी पड़ेंगी, जितने प्रकार की होती हैं बड़े आसानी से आपको समझ जाएंगे, कुछ भी आपका इसमें डिफिकल्ट नहीं है। एक आपका होता है जीवों के बीच में जो संबंध होता है, ये आपका जैविक अंतःक्रिया कहलाती है। ठीक है, जीवों के बीच में जो संबंध होता है वो आपका जैविक अंतःक्रिया कहलाती है। तो एक तरीके से जो आपका म्यूचुअलिज्म होता है या फिर आपका पारस्परिकता, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका क्या होता है, दो विभिन्न प्रकार के जीव आपस में जब उनका मतलब लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसमें अगर दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो वो आपका पारस्परिकता कहलाता है, म्यूचुअलिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इसका है मधुमक्खी और फूल। भाई अगर मधुमक्खी अगर फूल में से रस निकाल रही है तो उसको भोजन मिल रहा है, और फूल का क्या फ़ायदा हो रहा है, फूल में ये सिस्टम हो रहा है कि मधुमक्खी जब आपका फूल से जब आप निकालती है रस, तो किसी और फूल पे जाकर अगर बैठती है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपका हो रहा है। मेल पार्ट जब फीमेल पार्ट से आपके जब मिलता है तभी आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और फूल की प्रजातियाँ आपकी बढ़ती हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो ये आपका पारस्परिकता कहलाती है, फिर म्यूचुअलिज्म कहलाती है। इसमें प्लस के साइन से आप याद कर सकते हैं, 2 प्लस लगा लीजिए कि हाँ जी दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपका ऐसे याद हो गया। फिर सिम्बायोसिस होता है या फिर सहजीविता। इसमें क्या होता है कि साथ रहना और भोजन पर निर्भरता। मान के चलिए 2 ऐसे प्राणी हैं जो साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे के प्रति उन पर भोजन की निर्भरता है और इससे दोनों को लाभ हो रहा है, तो उसे आपको सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे कि आपका प्रवाल और शैवाल, प्रवाल और शैवाल जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं आपके खाने के लिए, तो ये इसका एग्जाम्पल है। सिम्बायोसिस का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, साथ में जीवित रह रहे हैं, इसीलिए इसे सहजीविता कहते हैं। म्यूचुअलिज्म याद हो गया आपको। उसके बाद एक होता है कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म का मतलब होता है सहमयता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। एक को लाभ होता है और दूसरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एक आपका बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, एक आपका बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उसके नीचे अगर किसी ने घर बना रखा है, उसके नीचे किसी ने घर बना रखा है, तो भाई जो घर बना रखा है उसको लाभ ये हो रहा है कि उसको आपको पेड़ की छांव मिल रही है, जिसकी वजह से उसको गर्मी नहीं लग रही है। देसी भाषा में समझा रहा हूँ। लेकिन जो उस पेड़ लगा हुआ है उसको तो इसके घर बनाने से कोई लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उसके आसपास का वातावरण और गंदा हो रहा है, इसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो एक को लाभ होगा और दूसरों को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो आपका सहमयता या फिर कमेंशलिज्म कहलाता है। एक आपका प्लस होता है और दूसरा आपका जीरो होता है, मतलब इसको कोई लाभ नहीं हो रहा, ना ही कोई हानि हो रहा है, एक को आपको फायदा हो रहा है, ये कमर्शियलिज्म हो गया। फिर आपका एक होता है पैरासिटिज्म या फिर परजीविता, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक को लाभ हो रहा है और दूसरों को हानि हो रही है। एक को लाभ हो रहा है और दूसरों को हानि हो रही है। भाई जो जूं होता है, जो मनुष्य के खून को चूसता है, ये जुआ जो आपका होता है, जैसे कि बालों में किसी किसी के जूं हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जूं होता है वो तो आपका खून पी रहा है, वो तो क्या करेगा, खून पी लेगा इंसानों का, तो उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको भोजन मिल रहा है। लेकिन मनुष्य को कोई फ़ायदा हो रहा है? मनुष्य को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है, उसको और बीमारियां पैदा होती हैं, उसको खाज खुजली उसके बालों में होती है। तो एक को फ़ायदा हो रहा है, जो को फ़ायदा हो रहा है, इंसान को नुकसान हो रहा है, तो इसको कहते हैं आपको पैरासिटिज्म या फिर परजीविता कहते हैं। इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब अगला चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछ सकता है अमेंशलिज्म के बारे में। अमेंशलिज्म के बारे में मतलब क्या होता है कि इसको अमेंशलिज्म के नाम से ही याद रखिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझना थोड़ा। एक जीव प्रभावित होता है बल्कि दूसरा अप्रभावित रहता है। ठीक है, एक प्रभावित रहता है और दूसरा आपका अप्रभावित रहता है। तो इसमें क्या होता है आपका, उदाहरण के तौर पे ये काले वॉल्टन के पेड़ पर रसायन छोड़ते हैं जो पास के पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, एक प्रभावित होता है, दूसरा अप्रभावित होता है। ऐसे आपके बहुत सारी आपकी क्या होती है इन्वेजिव स्पीसीज या फिर आपकी बहुत ज़्यादा जो आपकी एक तरीके से जंगली झाड़ियाँ जो आपकी मतलब एक तरीके से आ गई हैं वातावरण में,
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जिन पेड़ों के ऊपर आपके फैल जाती हैं, जिन पेड़ों के ऊपर फैल जाती हैं, तो एक तो प्रभावित हो रहा है, मतलब कि वो पेड़ तो मर रहा है, पर दूसरे को कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, दूसरे को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ उसको रहने का स्थान मिल जाता है। तो एक पे प्रभाव आपका पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका अमेंशलिज्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है कंपटीशन। भाई कंपटीशन क्या होता है? प्रतिस्पर्धा कहते हैं आम भाषा में। इसका मतलब होता है कि जब सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिसमें क्या होता है कि कई बार दोनों का नुकसान होता है। क्या होता है? दोनों का आपका नुकसान होता है, ठीक है। कंपटीशन में हमेशा दोनों का नुकसान होगा, याद रखिएगा। ये प्रतिस्पर्धा आपकी इसमें होती है, किसमें? प्रजातियों में जब होती है, ठीक है। शेर और लकड़बग्गे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें दोनों को आपको नुकसान होता है, ठीक है जी। एक होता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म क्या होता है? दोनों पक्ष आपके प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, मतलब कि जीरो के फॉर्म में आप रखिए कि दोनों आपके प्रभावित नहीं होते, वो न्यूट्रल रहते हैं, तो इसको न्यूट्रलिज्म कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यही पूछा जाता है, डिफरेंट आपके टर्म दे दिए जाएंगे, कमेंशलिज्म, अमेंशलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, अमेंशलिज्म और न्यूट्रलिज्म, कंपटीशन। सबका मतलब अलग अलग क्या है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या करिएगा, एक आप टेबल बनाइएगा और जैसा मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस माइनस जीरो प्लस प्लस जीरो जीरो, ऐसे याद करिएगा। जीरो का मतलब है कोई प्रभावित नहीं है, प्लस का मतलब है कि इसको लाभ हो रहा है, माइनस का मतलब हो रहा है उसको नुकसान हो रहा है, और डेफिनेशन जैसे मैंने आपको समझाया, ये टेबल बना लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करिएगा। फिर अब ये चीज़ आपकी छोड़ने वाली है, बस याद रखिए कि आपका एक जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र भी आपका होता है, फॉस्फोरस चक्र होता है, सल्फर और ऑक्सीजन चक्र होते हैं। इतने प्रकार के आपके चक्र होते हैं, बस याद रखिए आपको, और इसमें डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि जैव विविधता क्या होती है, ये सिर्फ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कहलाती है। इसमें आपको डिटेल से अभी कुछ नहीं जानना है, आगे बताऊँगा। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब एक चीज़ आपको इसमें समझना है आर्द्र भूमि के बारे में। आर्द्र भूमि समझिए कि आप क्या होती है। आर्द्र भूमि होती है वेट लैंड। वेट लैंड क्या होता है आपका? आसान भाषा में समझिए, वो आपका क्या होते हैं? क्षेत्र जहाँ पर आपके पानी भरा हुआ है, वो बड़ा क्षेत्र जहाँ पर आपके पानी भरा हुआ है, और वो पानी की गहराई, उस पानी की गहराई आपके 6 मीटर से कम है, उस पानी की गहराई आपके 6 मीटर से कम है, तो वह आपके आर्द्र भूमि के एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे कि एक आपका होता है मैन मेड, मतलब कि मानव निर्मित आपकी आर्द्र भूमि, और एक होती है नेचुरल। अब मानव निर्मित आर्द्र भूमि का एग्जाम्पल है जैसे आपके धानों के खेत। धान के जो खेत होते हैं उसमें पानी लगातार भरा रहता है, उसमें पानी लगातार भरा रहता है, तो वो आपके क्या होता है कि मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, लिमिटेड समय के लिए बनाया गया है, तो वो मानव निर्मित आपकी आर्द्र भूमि होती है। ये आपकी नेचुरल नहीं होती है। नेचुरल आपके होते हैं जैसे तालाब हो गए, ठीक है, तालाब हो गए, और झीलें हो गई बड़ी बड़ी, ये सभी आपकी किस में आती है? आर्द्र भूमि में आती हैं। किस में आती हैं? वेट लैंड में आती हैं, याद रखिएगा। जिसमें आपका क्या होता है, जिसकी गहराई 6 मीटर से कम होती है। ये याद करने का तरीका है। इसी में आपका रामसार सम्मेलन हुआ है, जिसमें आपके आर्द्र भूमि को क्या होता है कि उसके आपको बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए आपके क्या किया गया है, उसमें आपका रामसार सम्मेलन होता है, जिसमें आपके वेटलैंड को रामसार साइट्स घोषित करने की बात करी गई है। तो मुझे एग्जाम्पल में बताइए आप कि हमारे भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी वो आपकी हैं, क्या बोलते हैं, रामसार साइट है। कितनी रामसार साइट सरकार ने घोषित कर रखी है, वो बताइए। ये वेटलैंड का कॉन्सेप्ट उस रामसार साइट में काम करता है, याद रखिएगा। और आपका वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे या फिर रामसार साइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, 2 फरवरी को आपके मनाया जाता है रामसार दिवस। इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ से आर्द्र भूमि से रिलेटेड हो गई चीज़ें। इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैंने आपको बता दी, 6 मीटर से कम आपको क्या होना चाहिए? पानी भरा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद एक आपका होता है सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र और एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। जो समुदाय द्वारा जिस क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है उसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, और संरक्षण आरक्षित क्षेत्र मतलब सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र का संरक्षण अगर करा जाए तो उसे आपको संरक्षित क्षेत्र के नाम से माना जाता है, ठीक है। एक आपकी होती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक आपकी किसके द्वारा, किस IUCN के द्वारा घोषित करी जाती है। इसमें आपके जो आपके जितने आपके
पेड़ पौधे या फिर आपके जो जानवर हैं जो विलुप्त होने की तदाद में हैं, विलुप्त होने की तदाद में है, ये इनके आपके जो हैं उनके नाम जिसमें सम्मिलित होती है वो आपकी रेड डेटा बुक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज भी होती हैं और जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर जो विलुप्त हो गई हैं उनका डाटा भी इसमें होता है, या फिर जो विलुप्त होने वाली है या फिर जिसको संरक्षण देना चाहिए, ये सभी के सभी आपके रेड डेटा बुक में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। फिर आपकी एक होती है कीस्टोन स्पीसीज और फ्लैगशिप स्पीसीज। ये एग्जाम में आता है, जैसे आपका वन रक्षक का एग्जाम हुआ था अभी, वन रक्षक के एग्जाम में क्या होता है, यही दोनों चीज़ें पूछ ली गई थी। अब इसके बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप लोग गलत करके आ सकते हैं। पहले आप ये समझिए कि आपकी फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है, इसको ऐसे याद रखिएगा, फ्लैगशिप स्पीसीज होता है। ठीक, इसका मतलब होता है वो स्पीशीज, ठीक है, संरक्षण अभियानों के लिए प्रतीक के रूप में प्रयुक्त प्रजाति। मान के चलिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो जानवर आपका ज़्यादा पाया जाता है तो उस एरिया को उस जानवर के नाम से जाना जाता है, या फिर उसके संरक्षण के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करें, उसकी पहचान का इस्तेमाल करें तो उस क्षेत्र का संरक्षण या फिर उन जानवरों का संरक्षण अच्छे से हो सकता है। तो इसे आपका फ्लैगशिप स्पीसीज, जैसे कि आपके पांडा होता है, जहाँ पर पांडा आपके ज़्यादा पाए जाते हैं तो विशाल पांडा की कई बार आपने देखा होगा कि उसका बैनर लगे होते हैं, उसकी फ़ोटो लगी होती है, उसका प्रचार किया जाता है कि हाँ जी ये संरक्षण क्षेत्र है जहाँ पर इसकी आपकी प्राथमिकता दी गई है, किसको, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है या फिर वो जानवर आपका कहलाता है फ्लैगशिप स्पीसीज। ठीक है, फिर की स्टोन स्पीसीज आपकी होती हैं ऐसी प्रजाति जिसका किसी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली में अत्यधिक प्रभाव है। ठीक है, जैसे कि सुंदरबन के बाघ, सुंदरबन के जो बाघ हैं उसका सुंदरबन के जो जंगलों में उसका बहुत बड़ा रोल है उसके आपके बनाए रखने में, उसके या फिर उसका जो आपका इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में या फिर उसको बनाए रखने में, जैसा वो चल रहा है वर्षों लाखों वर्षों साल से, वैसा उसको बनाए रखने में उसकी पहचान आपको किससे है, उसकी पहचान है आपके किससे, सुंदरबन के बाघ से। तो उसके लिए वो आपका की स्टोन स्पीसीज के तौर पे काम करता है। अब की स्टोन शब्द आपको कहाँ से निकल के आया, मान के चलिए ये आपके पत्थर है जहाँ आपके मेहराबें नहीं होती थी, इस तरीके के मेहराबें होती थी जो पत्थरों से जोड़ के बनाई जाती थी। इसमें ये वाला जो पत्थर होता है ये इसकी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें, सारे पत्थर आपके टिके होते हैं। अगर ये गया तो ये सब भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, ढेर हो जाएगी वो इमारत। इसीलिए इस पत्थर को की स्टोन कहा जाता है। की स्टोन मतलब कि ये मेन पत्थर होता है। इसी प्रकार से आपकी वो प्रजाति मेन प्रजाति होती है उस पर्टिकुलर वातावरण के लिए। अगर वो विलुप्त हुई तो बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ आपकी की स्टोन स्पीसीज कहलाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो मैं बता रहा हूँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, उसके बाद अब क्लाइमेट चेंज आपका क्या होता है, जलवायु परिवर्तन आपका होता है। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस आपकी ज़्यादा निकलती है। ठीक है, इसके कारण आपके क्या होते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं और साथ ही साथ नेचुरल कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कारण जो आपके क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहे हैं ये आपके मानव निर्मित होते हैं। मानव गतिविधियों के हिसाब से भी आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ आपकी क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या फिर वैश्विक ताप वृद्धि की क्षमता जो विभिन्न गैसें हैं उनको कितनी कितनी होती है ये समझने की कोशिश करिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी होती है ये लगभग आपके वायुमंडल में इसका जीवन काल होता है 100 वर्ष तक का। कार्बन डाइऑक्साइड तक का 100 वर्ष तक का कार्य आपका जीवन काल हो सकता है। याद रखिएगा इसकी आपकी गर्म करने की क्षमता अगर एक है, एक मानक हमने माना है कि इसकी गर्म करने की क्षमता आपकी एक है, तो आगे आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आपका दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिएगा, ये आपके आसपास होती हैं तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करिएगा। निजी लाइफ में भी आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि आपको एग्जाम में से पेपर के लिए पढ़ के और उसको टिक करके आने की ज़रूरत है। अगला क्या होता है, CH4 या फिर मीथेन। देखिए कितनी हानिकारक है, इसकी आपकी जो है इसका मानक एक था तो इसका आपको 27 से 30 गुना उससे ज़्यादा आपको वातावरण को गर्म करने की क्षमता इसकी होती है आपकी मीथेन की। ठीक है, और मीथेन लगभग आपके वातावरण में 12 साल के आसपास तक टिकती है। मतलब एक मीथेन गैस रिलीज है तो 12 साल के आसपास तक वो ख़त्म नहीं होगी, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, देखिए कितना हानिकारक है। फिर इसी तरीके से ये आपको दे रखा है अलग अलग तरीके से, तो आपका जो आपका HFC गैस है, CFC और HFC जो आपके फ्रीजों में डाली जाती है, AC में डाली जाती थी पहले,
जिसका इस्तेमाल अब बैन कर दिया गया है, ये लगभग इसकी आपकी गर्म करने की क्षमता 1,200,000 गुना ज़्यादा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से, मान सकते हैं। और आपके HFC का 1430 गुना ज़्यादा है, देखिए कितना ज़्यादा है। CFC आपके लगभग 100 वर्ष तक आपके वातावरण में बनी रहती है और HFC आपके लगभग 14 साल तक बनी रहती है, मानते हैं। इसी तरीके से SF6 से सबसे हानिकारक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। SF6 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या फिर गर्म करने की क्षमता आपके कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 23,500 गुना ज़्यादा है। कितनी? 23,500 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और लगभग कितने समय तक ये आपके वातावरण में बना रहता है? तो ये आपके लगभग 3200 साल तक बना रहता है। देखिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो ये आपको कुछ थोड़ा टेबल है, याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मेन आपका SF6 याद करना है। CH4 आपको याद करना है कि इसका लगभग आपका वायुमंडल में जीवन काल कितना होता है, इसका याद कर लीजिएगा। और हो सके तो आपका CFC और HFC का भी याद कर लीजिएगा, पर ये दोनों तो आपको याद ही करने हैं, ठीक। फिर ग्रीन हाउस गैस के प्रकार जो आपके होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें जो आपके वातावरण को गर्म करती हैं, ये कितने प्रकार की आपकी गैसें होती हैं? प्राकृतिक गैस आपकी है जल वाष्प या फिर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स। याद रखिएगा कि जब आपका लिख के आए कि आपका जल वाष्प क्या आपका ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है, तो हाँ जी बिल्कुल एग्जाम्पल है आपका ग्रीन हाउस गैस का, जल वाष्प आपका एग्जाम्पल है। CO2, CH4 और N2O तो एग्जाम्पल है ही, ठीक। मानव जनित आपकी कौन कौन सी हैं जो आपकी ग्रीन हाउस गैस में काम करती हैं या फिर जो वातावरण को गर्म करती है, एग्जाम में पूछा जाता है? तो ये है आपके CFC, HFC, SF6, ये 3 याद रखिएगा। नेचुरल ये है, जल वाष्प खासकर याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक। तो ये आपकी हो गई। अब ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मैंने आपको समझा दिया और ये बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बस ये समझना है। अच्छा जी, फीडबैक मैकेनिज्म को हल्का सा बता देता हूँ, अगर बाय चांस पूछ लिया जाए तो आप लोग टिक करके आ सकते हैं। इसमें दो प्रकार के आपके फीडबैक होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसको प्रतिपुष्टि कहते हैं हिंदी में। एक आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? परिवर्तन को बढ़ाती है, तेज करती है, ठीक है। मान के चलिए कि आपका क्या होता है कि बर्फ़ पिघल रही है, जैसे आपका बर्फ़ पिघलने से आपके पर्यावरण की क्षमता घटती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्यावरण आपका तेज़ी से अगर आपका डिग्रेड कर रहा है या फिर तेज़ी से आपका ख़राब हो रहा है पर्यावरण, ऐसी कोई चीज़ जो पर्यावरण को आपको बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा उसको वृद्धि करती है या फिर उसको एक तरीके से बूस्ट देती है, पुश देती है, तो ये आपके सकारात्मक प्रतिपुष्टि में आ जाता है, ठीक है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि में क्या होता है? परिवर्तन को कम करती है कि आपका इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है इसको आपको जो चीज़ कम करती है तो वो आपके नकारात्मक प्रतिपुष्टि में आ जाती है। जैसे कि अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो आपके यहाँ पर है, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट में है, ये कम पड़ेगी, तो इससे इन्वायरमेंट का आपका नुकसान कम होगा। तो होपफुली आपको नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिपुष्टि समझ आ गई होगी, एग्जाम में आता है, आ सकता है तो टिक करके आ जाइएगा, बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको टिपिकल कुछ पूछेगा नहीं। बाकी एक चीज़ और याद रखिए, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है कि आपकी जो गर्म हवा होती है ये शहरों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ज़मीन गर्म हो जाती है। ज़मीन जब गर्म हो जाती है, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है और ऊपर आपके हाई प्रेशर क्रिएट रहता है वातावरण में। तो नीचे की ज़मीन जब गर्म होती है तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, हीट या फिर जो आपकी ऊष्मा होती है ये आपके यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाती है और ऊपर से और गर्मी आती रहती है और यहाँ इकट्ठा होती रहती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो जाता है ज़मीन के आसपास, जैसा कि आप लोग आजकल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे शहरों में अगर आप रह रहे हैं तो ये अर्बन हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट नाम होता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है, इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज में है। अर्बन हीट आइलैंड में ये होता है जैसे कि आपको शहरों में तापमान अधिक होता है, कारण क्या है, कंक्रीट, डामर या फिर कम हरियाली एवं वाहनों, उद्योगों से, ठीक है, कम हरियाली आपकी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड आपको समझना था। बाकी कार्बन टैक्स और कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कार्बन टैक्स या फिर कार्बन ट्रेडिंग में होता है कि कार्बन टैक्स में होता है कि अगर आप पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं तो सरकार आप पे वो टैक्स लगा सकती है कि आपने इसको नुकसान किया है तो इसका कुछ हर्जाना भरिए, वो कार्बन टैक्स कहलाता है। कार्बन ट्रेडिंग ये है कि मान के चलिए ए देश है और एक बी देश है, मान के चलिए भूटान है और ये भारत है,
भूटान में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और फैक्ट्रीज वहाँ पर कम हैं। इसका मतलब है ये लोग आपका कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है, कार्बन को खींचने में आपके क्या करते हैं, कार्बन को खींचने में पर्यावरण से बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। और भारत में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधे कम हो गए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपके कार्बन की मात्रा ज़्यादा आपकी छोड़ी जा रही है इन्वायरमेंट में। तो क्या करता है कि आपका ये भारत जो है सर्टिफिकेट के तौर पे आपके भूटान से सर्टिफिकेट खरीद सकता है, और जिससे क्या होता है कि ये आपके पर्यावरण में आपके कंट्रीब्यूट कर रहा था भूटान, लेकिन भारत उतना नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ पैसे भूटान को दे देगा और उससे सर्टिफिकेट खरीद लेगा कि हाँ जी, हम लोग आपस में क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे बदले जो हम लोग यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसको आप लोग ख़त्म करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये आपका कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई ट्रेड होता है ना, व्यापार होता है, उसी तरीके से कार्बन का भी व्यापार एक तरीके से हमने बना लिया है। पता नहीं कौन कौन सी बातें ये लोग बनाते रहते हैं ये आपको, चलो ये वर्ल्ड लेवल की बातें हैं, ग्राउंड लेवल पे का इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और जो वेस्ट के देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, इन्होंने तो हद ही कर रखी है। पहले इन्होंने पेड़ पौधे काटे, ठीक है, और फैक्ट्रीज बनाई। अब ये भारत को या फिर और सारे देशों को ज्ञान देते हैं कि आप लोग पेड़ पौधे ना काटो, फैक्ट्रीज ना बनाओ। तो भाई ऐसा तो चलना नहीं है, जब तुम लोग कर चुके हो तो हम भी करेंगे। तुम डेवलप होना चाहते हो तो हम भी तो डेवलप होना चाहते हैं, तो वो तो चलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा समझिए। फिर प्रवाल भित्तियाँ, इसको समझते हैं। कोरल रीफ आपको क्या होती है? कोरल रीफ क्या होती हैं आपके, ये जो होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं। कहाँ पर? छिछले पानी के अंदर जो आपकी रहती हैं समुद्र में, वो आपकी प्रवाल भित्तियाँ जाने जाते हैं, कोरल रीफ जाना जाता है, ठीक है। प्रवाल ये आपका क्या काम करता है? कोरल रीफ्स आपके जो होते हैं ये एक तरीके से बैरियर बनाते हैं, आइलैंड पे बैरियर बनाते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह कई बार यहाँ पर आपके टोटल जो मेन लैंड मास है यहाँ पर नहीं आ पाता है, इनकी वजह से, बैरियर रीफ की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी जैव विविधता और आपके पेड़ पौधे जो आपके पानी में पाए जाते हैं उसकी आपकी भरमार होती है इन सभी क्षेत्रों में भरमार होती है। अच्छा, तो इसका आपका क्या होता है? तो उसकी एक तरीके से अब पूछा जाता है आपका कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कि कोरल ब्लीचिंग का जो आपका कारण, कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि आपके जितने भी प्रवाल भित्तियाँ हैं ये मर रही हैं, इसको आपके कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। कारण इसका होता है तनाव, जैसे कि आपका तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अम्लीकरण आपके पानी का ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो कोरल हैं वो आपके ख़त्म हो रहे हैं। ये आपका कोरल ब्लीचिंग कहलाता है, ठीक है। इसका प्रभाव होता है कि शैवाल का बाहर निकलना, श्वेत रंग का हो जाना और प्रवाल का कमज़ोर या फिर मृत्यु हो जाना। भाई आपका शैवाल जो होता है वो आपके प्रवाल के अंदर रहता है, याद रखिए। शैवाल जो होता है, शैवाल आपके न्यूट्रिशन देता है प्रवाल को और प्रवाल उसे रहने की जगह दे देता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके प्रदूषण ज़्यादा होता है तो शैवाल आपके प्रवाल के शरीर से बाहर निकल के आ जाता है, तो प्रवाल का आपका जो शरीर होता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रवाल की मृत्यु हो जाती है और शैवाल बाहर निकल के तो मृत हो ही जाता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्या होता है कि आपका जो वातावरण है समुद्र का वो आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक तरीके से, पूरी तरीके से देखा जाए तो बहुत गंभीर ये समस्या है, जिससे सरकारें निपटने की कोशिश कर रही हैं और होपफुली निपट भी लेंगी। तो कोरल ब्लीचिंग ये हो गया, और अवधारणा क्या थी ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट समिट आपके, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल आपके समिट हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपकी शुरुआत करनी है आपको स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन से। स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन याद रखिएगा कि इसे क्या होता है, स्टॉकहोम आपका क्या होता है 1972 में एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसको आपके मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये पहला आपका इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक शिखर सम्मेलन रखा गया था स्टॉकहोम में, ठीक है। तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी इसे कहा जाता है, ठीक। पर्यावरण पर पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर यूएनईपी की स्थापना इसी से हुई थी। जो आपके यूएनईपी की जो रिपोर्ट वगैरह आती हैं, यूएनईपी के यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो आपका है सिस्टम है, इसकी स्थापना आपकी स्टॉकहोम में हुई थी।
ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो आपका हुआ था 1972 में शिखर सम्मेलन में, यहाँ पर इसकी आपकी क्या होता है, इसका जनक माना जाता है आपका। अच्छा, फिर आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट, एक आपका ब्रंटलैंड कमीशन बैठा था जिसने आपकी ब्रंटलैंड रिपोर्ट दी थी। ये डायरेक्ट पूछता है आपका कि ब्रंटलैंड कमीशन ने ब्रंटलैंड रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, बस ये पूछता है। शीर्षक का याद रखिएगा, नाम आपका अवर कॉमन फ्यूचर, इंग्लिश में हमारा साझा भविष्य, इस नाम से याद रखिएगा। 1987 में ये आपके प्रकाशित आपकी हुई थी। ठीक है। इसमें आपके सतत विकास की परिभाषा दी गई थी। जो आप सतत विकास आपका होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हाँ जी हम ऐसे आपका डेवलपमेंट करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपका संसाधन बचे रहें। ठीक है, ये आपका सतत विकास कहलाता है। इसकी परिभाषा आपको ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। अच्छा ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग, ये दो चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। फिर आपका एक होता है अर्थ समिट या फिर पृथ्वी सम्मेलन, ये 1992 में आपके रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। आधिकारिक नाम इसका था आपका पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCED के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, इसके मुख्य परिणाम आपके थे जो याद रखने हैं आपको। एजेंडा 21 कि 21वीं सदी के लिए हमें क्या क्या एजेंडा सेट करने हैं पर्यावरण बचाने के लिए, वो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसे आपके पृथ्वी सम्मेलन में आपका यहाँ से इसका निर्मित हुआ था। दूसरी चीज़ आपको रियो घोषणा, ये चीज़ हुई थी। ये अगर नहीं याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखिएगा आपका एजेंडा 21। दूसरा है UNFCCC और UNCCD। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए और आपका जो मरुस्थल के परिवर्तन के लिए भी आपके जो प्रोग्राम चालू हुए थे यहाँ से चालू हुए थे। उसके बाद CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको नाम से जाना जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोग्राम भी यहीं से लागू हुआ था। अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1992 में हुआ था, तो इसके खासा 10 साल बाद यानी कि 2002 में एक सम्मेलन होता है जिसे जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे Rio+10 के नाम से भी जाना जाता है। बस का नाम याद रखिएगा आपका कि जोहानसबर्ग में ये हुआ था और इसे Rio+10 के नाम से भी जाना जाता है। फिर Rio+20, Rio+20 क्या होता है, 2012 में, मतलब 20 साल पूरे आपके हुए थे रियो समिट को। तो इसे आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हम द फ्यूचर वी वांट या फिर सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना फिर मार्ग परिष्कृत यहाँ पर किया गया था। सतत विकास जो लक्ष्य आपके थे वो यहाँ से निकल के आए थे Rio+20 में, 2012 में हुआ था। इसे याद रखना है आपको। तो ये 4 सम्मेलन थे जो इम्पोर्टेंट थे, बिल्कुल दिमाग में रखना है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो आपकी UNFCCC की जो इम्पॉर्टेंट जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं ये आपको देखनी है, जिसमें अगर आप ये सभी चीज़ें अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो खासा जो अभी लेटेस्ट में हुई है बस वो याद रखनी है। बस ये याद रखना है कि UNFCCC जो आपके रियो सम्मेलन से निकल के आया है, ये आपकी वैश्विक स्तर पर मीटिंग करता है जिसमें आपके राष्ट्र के जो मुखिया होते हैं वो सब मिलते हैं और आपस में वो कोई लक्ष्य बनाते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। जैसे भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब जितना कार्बन हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हम लोग सोख भी लेंगे, इसे आपको कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। जो 2070 तक का लक्ष्य भारत ने रखा है, ये लक्ष्य भारत ने ग्लासगो में रखा था। कहाँ पर रखा था, ग्लासगो 2021 के सम्मेलन में रखा था भारत ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था, UK में हुआ था। और इसी के साथ साथ भारत ने अपना पंचामृत स्रोत भी आपके वो पंचामृत जो आपका गोल था, ठीक है, 5 लक्ष्य रखे थे जो हमको आने वाले वक्त में कवर करना है। ये गोल भी आपके जो है कहाँ पर दिए गए थे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो ये आपके दिए गए थे ग्लासगो में, UK में। इसीलिए COP26 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये हो गया। COP21 आपको याद रखना है कि पेरिस में हुई थी, फ्रांस में 2015 में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पेरिस में जो आपका समझौता हुआ था इसमें लिखा था कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। मतलब जितना तापमान आपका वृद्धि अभी तक हुआ है इंडस्ट्रियल लेवल से, या फिर जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चालू हुआ है उसके बाद जितना भी तापमान बढ़ा है उसको 2 डिग्री टेम्परेचर आपका कम करना है ओवरऑल इन्वायरमेंट का। हो सके तो उसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है आपके उस इन्वायरमेंट के हिसाब से। मेन लक्ष्य इसमें याद रखिए कि आपको टेम्परेचर कम करने की बात करी गई थी 2 डिग्री सेल्सियस तक की। ये आपका है, किसका आउटकम है, COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो 21 हो गई, 26 इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है जी, उसके बाद अब आपको क्या याद करना है, इसमें जो लेटेस्ट याद करिए कि 2024, 25, 26 तीनों की कहाँ पर हो आपकी, 26 की कहाँ होनी है, 2024, 25 और 27
तीनों की मतलब कहाँ कहाँ हुई है फिर कहाँ होनी है, चारों के शहर के नाम याद कर लीजिए, देश याद कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है और कुछ नहीं। बाकी इन दोनों के बारे में था जो मैंने आपको बता दिया, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके काफ़ी है। ठीक है। फिर ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बता ही दी, जो वातावरण को गर्म करती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। CVD आपको याद नहीं करना है, CVD आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ये यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत कम चांसेस से आपके आएगा। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है। उसके बाद अगला जो है आपका याद करना है, ये भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। फिर अगला जो आपका कुछ शिखर सम्मेलन है जो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो आज हम लोग इंटरनेशनल जो आपके कन्वेंशन हुए हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग कल आपका कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरनेशनल सम्मेलन में अगर आपको जो जो चीज़ आपको समझनी है ध्यान से वो समझिए कि पहला आपको याद रखना है इसमें रामसार सम्मेलन। ठीक है जी, रामसार सम्मेलन 1971 में हुआ था। ये विश्व भर में जो आपकी आर्द्रभूमि थी उसके संरक्षण की बात करी गई थी। 2 फरवरी को आपके आर्द्रभूमि दिवस या फिर वेटलैंड डे मनाया जाता है। रामसार कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। रामसार आपके ईरान में होता है। ठीक, फिर साइट सम्मेलन आपका कब होता है? साइट सम्मेलन आपके 1973 में हुआ था। इसमें क्या होता है? लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के व्यापार पर नियंत्रण करना, इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है उसको नियंत्रण करना, ये साइट्स के सम्मेलन का काम होता है। उससे निकल के आई है, उससे एक बॉडी बनाई गई जिससे उसका नियंत्रण आपका हो पा रहा है। ठीक है, वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा इसकी स्थापना हुई थी आपकी साइट्स की, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, इसी के हिसाब से जो आपके राष्ट्र होते हैं, विभिन्न राष्ट्र होते हैं, ये अपने देश में कानून बनाते हैं आपके पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैसे कि आपके ताकि ट्रेड ना हो पाए, जानवरों का गलत तरीके से आपका व्यापार ना हो पाए, ये साइट्स की जिम्मेदारी थी। इसी से देश आपके कानून बनाते हैं, जिसका सम्मेलन 1973 में हुआ था। फिर मार्पोल सम्मेलन क्या होता है? मार्पोल सम्मेलन आपके जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए था। ये आपके 1973 में हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद आपका बॉम सम्मेलन। ठीक है, बून सम्मेलन के नाम के या फिर आपके बून के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में से ऐसे याद रखिएगा। ये आपके कहाँ है? जर्मनी में है। बून आपके जर्मनी में है। इसका काम क्या होता था? इसमें जो आपके CMS हैं, जो आपके प्रवासी जंगली जीव प्रजातियों हैं उनके संरक्षण के लिए, जो आपके जैसे कि माइग्रेटरी स्पीसीज जो बर्ड होती हैं, जो साइबेरिया से उड़ के आपके यहाँ पर राजस्थान में जो आती हैं, भरतपुर में आती हैं, तो इनके संरक्षण के लिए या फिर ऐसे और भी जो दुनिया भर में ऐसे अगर जो आपके प्रवासी जंगली जीव हैं उनके संरक्षण के लिए क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम चला गया ये आपके यहाँ से चला गया बून सम्मेलन के बाद 1979 के बाद आपका चलाया गया था, लागू 1983 में हुआ था। तो याद रखिएगा बून कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, फिर वियना सम्मेलन या फिर वियना कन्वेंशन 1985 में जो हुआ है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है कि ओजोन परत की आपकी जो रक्षा के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। जो ओजोन की परत आपकी डिप्लीट हो रही है जिस प्रदूषण की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्मफुल जो आपकी अल्ट्रा वायलेट जो आपकी गैसें हैं, अल्ट्रा वायलेट जो आपकी रेज हैं, वो क्या हो रही है? सीधे धरती पे आ रही हैं और वो इंसानों को और वातावरण को नुकसान पहुँचा रही है। इसको बचाने के लिए क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में होता है। उसका मतलब क्या होता है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर चरणबद्ध उन्मूलन के चरण, मतलब कि जो भी आपके जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने में या फिर उसको ख़त्म करने में जो भी चीज़ें सहयोग दे रही हैं उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देना है, फिर उसके उपयोग पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना। ये आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज तक का सबसे सक्सेसफुल आपका प्रोग्राम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो टारगेट रखे गए थे, जो जो चीज़ें इसमें बैन करी गई थी, जैसे DDT हो गया, आपका CFC हो गया, ये सभी देशों ने माना और सभी देशों ने इसको आपके ख़त्म करने की बात करी और ख़त्म भी किया। इसीलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सफल आपके शिखर सम्मेलन माना जाता है। किसको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में हुआ था। ठीक है जी, 1992 में UNFCCC हुआ था। इसके शिखर सम्मेलन आपके साल दर साल विभिन्न देशों में होते हैं, जिसकी आपके COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मैंने बताया था 2021 में ग्लासगो में हुई थी और आने वाले देशों में कहीं और होगी। तो वो ऐसे याद करना है आपको। फिर CBD क्या होता है? इसके बारे में बता ही दिया मैंने आपको।
ये चीज़ नहीं देखना है। अब आपको मेन आपको इसमें याद रखना है कार्टेशिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। इसमें क्या होता है कि आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो आपके मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो आपके आए हैं उनके संरक्षण की बात जिसमें करी गई है सीधे आपको एलएमओ के नाम से आएगा। एलएमओ को के संरक्षण के जिसमें बात करी गई है ये आपके कार्टेशिना प्रोटोकॉल में करी गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये शिखर सम्मेलन थे और इसमें नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखिए। नगोया पे कहाँ है? जापान में है। जैविक विविधता पर पहुंच और लाभ साझाकरण, जितने भी आपकी जैविक विविधता है उस पर साझा लाभ और साझा पहुंच की इसमें बात करी गई है। तो ये प्रोटोकॉल आपके 2010 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। फिर मिनीमाटा कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2013 में हुआ था। मिनीमाटा में क्या था, इसकी कहानी सुनिए। 2013 में क्या हुआ, उससे पहले आपके जापान में मिनीमाटा नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या देखा गया कि आपकी मछलियाँ बहुत ज़्यादा मतलब मर रही हैं, मछलियाँ बहुत ज़्यादा मर रही हैं। तो उन मछलियों का मरने का कारण जो पीछे था आपके मरकरी पोल्यूशन था, मरकरी का प्रदूषण जो आपके पानी में ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आपकी फिशेस मर गई थी। ठीक है, फिशेस आपकी मर जाती हैं। तो पारा या फिर मरकरी से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आपके मिनीमाटा में एक सम्मेलन किया गया है। ठीक है, यूएनईपी के तहत इसका सम्मेलन हुआ था, जहां पर मरकरी पोल्यूशन को या फिर पारा के पोल्यूशन को कम करने की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, फिर किगाली संशोधन 2016 में आपका किया गया था। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका जो मैंने बताया था, यहाँ पर बताया था 1987 वाला, जहाँ पर आपकी जो गैसें आपके वातावरण को या फिर आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, उनको हटाने की बात करी गई थी। तो किगाली संशोधन में क्या किया गया, एक गैस और ऐड कर दी गई आपके, कौन सी? HFC, कि हमें HFC का उपयोग में कमी लानी है। ठीक है, पहले आपकी CFC थी, अब आपकी HFC भी इसमें ऐड कर दी गई। कहाँ पर? किगाली संशोधन के द्वारा। तो ये जो आपके इम्पॉर्टेंट जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन जो आज तक हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल से और सारी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है, 4-5 पेज का काम और है, 1 घंटे का काम और है, मैं आपको बता दूंगा, जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर ढंग से करके जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो लाऊंगा आपके लिए कल ही। ठीक है, तो उसे देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। 10 आउट ऑफ 10 डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपको करा दूंगा, 10 में से 10 क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।